तो गुड इवनिंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है अम्ल भस्म तथा लवण का लेक्चर नंबर कितना 2। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और लेक्चर नंबर भी क्या है, सेकंड ही। नाम क्या है, तो अम्ल भस्म तथा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम सबको अच्छी तरह से क्या हो जाए याद। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़े थे भैया कि अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़े थे। इसका एग्जाम्पल पढ़े थे क्या, HCl H2SO4 और HNO3 H2SO3 H2PO4। हवा में खाली 4 लास्ट में 4 3 बोल के हटो यहाँ जाओ, वहां पे 4 3 बोल के नवाब बन रहा है। एक उगाद है नहीं, 4 सिर्फ 3। चलो जाओ बोलने की, जैसे कि अभी तुम सब ऑनलाइन वाला भी कुछ करता होगा। जैसे हम बोलते हैं HCl, ठीक है, अब बोले H2SO तो लास्ट में खाली 4 HNO3, खाली ये याद है, नाम पूरा याद ही नहीं है बेचारा, कुछ नहीं। उसके बाद CH3COOH, लास्ट में तुम सभी बोल देना H लास्ट में, बस इतना ही, पूरा नहीं बोलना है क्योंकि याद रहना है कभी ना। जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। बताओ बता तो रहा था तुमसे, बता दो जरा, किसी को याद नहीं, इसको बता दो। इसको बोलते हैं फास्फेटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े थे, अच्छा इसका परिभाषा पढ़े थे कि इसको जल में घोलने पर क्या होना चाहिए, H+ आयन उत्पन्न होना चाहिए और इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। उसके बाद पढ़े थे हम भस्म के बारे में, तो भैया इसका स्वाद क्या होता, कड़वा। क्या था, कड़वा। अच्छा, इसे जल में घोलेंगे तो कौन, OH- आयन उत्पन्न करता है, ठीक ना। अच्छा, उदाहरण के लिए पढ़े थे NaOH CaOH2, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में रखने, तो ये सब टोटल के टोटल हम डिटेल पढ़े थे। उसके बाद क्या किए थे, अम्ल और भस्म को पहचानना कैसे, इसके बारे में क्या किए थे, तरीका बताए थे। अम्ल और भस्म का पहचान करने का तरीका बताए थे। अम्ल भस्म का पहचान करने का तरीका तरीका बताए थे कि पहले उसका स्वाद गमो, फिर उसका पानी में घोलो, उसके बाद सूचक के द्वारा, उसके बाद pH स्केल के द्वारा, ठीक है। सूचक क्या होता हम बताए थे कि भैया वैसा पदार्थ जो अम्ल और भस्म के संपर्क में आने से अपना क्या कर ले, रंग परिवर्तन कर ले। जैसे हम बोले थे लाल लिटमस का पत्र, सॉरी लिटमस का, नीला लिटमस होता, लिटमस का पत्र। उसके बाद मैथिल ऑरेंज बताए थे, फिलोफ्थनील। उसके बाद हल्दी, चुकंदर, यह सब चीज तुम सब अपना, लाल पत्ता गोभी। लिटमस को ये क्या करता है, लाल, और इसको भी करता लाल, इसको बोलता है रंगहीन, इसको भी लाल है, पीला। उसके बाद इसको भी लाल, इसको भी लाल। अच्छा, इसको करता है नीला, लाल और भूरा दोनों, लाल और भूरा दोनों। उसके बाद पीला, उसके बाद हरा। ये चीज भी तुम्हें याद है। उसके बाद पढ़े थे कि कुछ पदार्थों में क्या कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि हम तुम सबको बोले थे संतरा में सिट्रिक अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अच्छा, दूसरा में क्या था, सेब, मालिक लोग खाता। अच्छा, इमली में, इमली पर टर्टर करता, इमली या तो क्या, अंगूर, हाँ इमली या तो अंगूर, इमली पर टर्टर करती है मैना। उसके बाद सिरका बोले थे, सिरका में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक। अच्छा, और उसके बाद बताओ चाय में, चाय कौन सा पीता, टैनिक लोग। टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लेटिक, लाइटिक। विटामिन सी में कार्बजिक, सॉरी एज कार्बिक, एज कार्बिक। उसके बाद था मधु के मक्खी के डंग, या फॉर्मिक, क्या था, फॉर्मिक में।
ये भी टोटल के टोटल हम क्या क्या लिख चुके हैं भैया, आध कर चुके हैं। टोटल के टोटल हो चुका है आध। और आज की क्लास हम यहीं से क्या करते हैं, स्टार्ट। यहाँ के बाद क्या करेंगे, स्टार्ट। जिसमें अच्छा क्षार के बारे में भी परिभाषा पढ़ा दिया। तो भैया क्षार किसको बोलते हैं, अगर भस्म को जल में घोल दिया जाए तो उसी जलीय विलयन को क्या बोलते हैं हम सब, क्षार। क्लियर। तो ये था रिवीजन, जो कल की क्लास वाला अगर तुम सब नहीं किए हो तो भैया अच्छी तरह से जाकर कर लो, क्योंकि हम उसी क्लास में हम क्या कर दिए आज। अब देखो भैया, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना और यहीं पर याद करा देना। तुम सबको घर में कितना देर याद रखना है, नहीं याद रखना, ये तुम पर डिपेंड पड़ता है। जैसे कि ऑफलाइन वालों मुंह फाड़ रहा है 4 3, तो अब उसको कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ डंडा उठाकर मार ही सकते हैं। और मुझे उम्मीद ये भी है कि ऑनलाइन वाला वही बच्चा पढ़ता है मोबाइल से जिसको पढ़ने से मतलब रहता है। बाकी बात जिसके पास जैसे मान लो बिहार में टोटल 17-18 लाख बच्चा होगा, तो उसमें से हम मान लेते 10 लाख के पास फोन होगा, पर उसमें से भी मात्र 100 से 200 विद्यार्थी जो है रेगुलर सही से ऑनलाइन पढ़ता होगा। अच्छा मान लो 5 से 6 हजार, 10 हजार हम मान लेते 10 हजार पढ़ता होगा जो ऑनलाइन पढ़कर अपना कंप्लीटली होमवर्क पूरा करता होगा। बाकी सब मोबाइल लेता है पढ़ाई के नाम पर, करता कुछ और है। मोबाइल लेकर पढ़ाई, क्लास भी खरीद लेगा बेचारा, अगर कोई टीचर होगा फेमस, कोई भी टीचर होगा ऑनलाइन, उसका क्लास खरीद लेगा। और बाकी बात क्लास के अलावा वो सब कुछ करेगा, ना तो कभी नोट्स बनाएगा, ना ही कभी क्लास करेगा, कुछ नहीं। दिन रात इंस्टा पे लगे रहो, फेसबुक लगे रहो, फिर टेलीग्राम आएगा उसको खोलेगा, स्नैपचैट खोलेगा, फिर यूट्यूब खोलेगा, मतलब 3-4 ऐप लोड करके रखेगा शॉर्ट वीडियो वाला। और बाकी बात टाइमली देखेगा। इंस्टाग्राम खोला, उसमें 10 मिनट, फिर बोलेगा कि अब जरिए थोड़ा सा व्हाट्सअप खोल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा 5 मिनट, उसमें 5 मिनट, पता चलता है ऐसे उसका दिन भर खत्म हो जाता है। और पढ़ने से उसको कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पर थुथुरपा सब जो है, इको पास फोन नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। क्यों, पढ़ के क्या करेगा, इस सब के पास कोई उम्मीद ही नहीं कि भैया कि हम सब पढ़ेंगे, कुछ करेंगे पढ़कर, कोई कुछ नहीं है। बस आराम से अपना टाइम पास करता, आ जाओ टिचनी मुंह उठाकर, और गुस्सा भरेगा तो फिर डंडा से मारेंगे, और डंडा से मारेंगे तो उसको उसमें भी दिक्कत लगेगा, कहीं चोट गलती से लग जाए, हाथ गोड़ टूट जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा तकलीफ होता है भैया कि हाथ टूट गया गोड़ हाथ। तो कर ही क्या सकते हैं, इस सबके पास कोई तरीका ही नहीं है, कुछ नहीं। खाली बस दिन रात इस सबको क्या करना है, खेलना है, कूदना है, और बाकी ना तो तुम सब स्कूल भी जाता होगा। और बिहार है, बिहार में कितना 9th 10th वाला स्कूल जाता होगा, हमको सबको पता है, कोई स्कूल नहीं भी जाता। ठीक है, अब क्लास वहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट। और अगला हेडिंग डालते हैं, अम्ल का गुण। अम्ल का क्या पढ़ेंगे हम, गुण पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला गुण होता है इसका स्वाद खट्टा होता है। सबसे पहला गुण स्वाद, लिखना है इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता, ठीक ना, याद कर लिया, इसका स्वाद क्या होता, खट्टा होता। दूसरे में क्या करेंगे, इसे जल में घोलने पर, इसे जल में घोलने पर H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है। तो भैया इसी को ना जब जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन, जितना भी अम्ल है जैसे कि H2SO4, HCl और क्या है HNO3, जितना भी है सबको सबके अगर जल में घोलोगे H2O में, सबको H2O में घोलोगे, अगर जल में सबको सबके H2O में घोलोगे तो भैया वो H प्लस आयन देगा और SO4 अलग हो जाएगा। सब क्या देगा, H प्लस आयन देगा, सब क्या देगा, H प्लस आयन, और ये भी देगा H+1 NO3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब में देखो क्या दे रहा है, H प्लस आयन। और पहचानने का हम तरीका भी बताए थे ऑब्जेक्टिव में, जिसके आगे H लगा रहे तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल, और जिसमें OH लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, भस्म। हम तरीका भी बताए थे तुम सबको, कल की क्लास अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये जल में घुलने पर क्या आता, H प्लस आयन देता। अच्छा, ये विषैला और तीव्रनाशक भी हो सकता है, विषैला और तीव्रनाशक भी हो सकता है। तीव्रनाशक किसको बोलते हैं, तीव्रनाशक मतलब गंध, तीव्रनाशक हो सकता। देखता है कुछ एसिड बहुत खतरनाक होता है, ठीक, समझ में आ रखना। और क्या लिख सकते हैं इसे, और इसका क्या लिख सकते हो कि इसके साथ अगर किससे अभी क्रिया कराया जाए तो धातु से। अगर सारा अम्ल को, जैसे कि एक तरफ लेते हैं अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेते हो, मान लो 3-4 अम्ल ले लिए, HCl, या तो ले लिया H2SO4, या तो ले लो HNO3, कोई भी अम्ल तीनों में से, चारों में से, 6 गो जो लिखा है तो टोटल में से किसी में से एगो ले लो अम्ल, और इसका रिएक्शन किससे करा दो, धातु से। धातु बोले तो सोडियम है धातु, जिंक भी एक धातु,
और क्या हो सकता है, कैल्शियम भी एक क्या है, धातु है। तो ये सब के सब क्या टोटल दिख रहा है, धातु है। अब ये धातु को किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो, देखो होगा क्या। तो भैया हम कराते हैं, जैसे कि सोडियम को अभिक्रिया करवाते हैं किससे, HCl से। तो ये क्या करेगा, ये जो N है Cl के साथ निकल लेगा, NaCl, और H2 क्या रहेगा, ये गैस है, गैस बन के अपन हवा में क्या जाएगा, उड़ जाएगा। अच्छा, इसी को अगर करा लेते हैं H2SO4 से, Na प्लस में H2SO4 से अगर करा लें तो ये Na क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। तुम सब पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया। ये आया, इसको क्या कर दिया, विस्थापित। अब विस्थापित कर खुद ही बैठ जाएगा वहां पर Na2SO4 प्लस में H2। तो ये जो है देखो, ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित, और सोडियम वहां पर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, और हाइड्रोजन एक गैस है। अच्छा, इसी को जिंक से भी करवा देते हैं। मान लो Zn को अगर करा देंगे HCl से, तो क्या होगा, तो Ez क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित। यहाँ पर हो जाएगा ZnCl, मतलब क्या 2Q1, ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन जो गैस है वो हवा में क्या जाएगा, उड़ जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, इसी को अगर मान लो एल्युमिनियम से भी किया करा दो, तो एल्युमिनियम को अगर करा दो, एल्युमिनियम भी क्या है, धातु, मान लो HNO3 से करा देंगे, किससे, HNO3 से। तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और हो जाएगा Al, मतलब AlNO3, और हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, हवा में गैस बन के उड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन को हम कैसे लिख रहे हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या है, इजी है। बस इसका क्या याद करना पड़ेगा, संयोजकता। हम भैया याद रखना, जो भी इस चैप्टर में पढ़ रहा है, जो चीज जिसको ये चीज समझने में मुश्किल हो रहा है, कठिन होगा, हम उसको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहेंगे, तुम केमिस्ट्री का बेसिक नहीं जानते हो। बेसिक से अगर क्लास करना चाहते हो तो भैया जाकर करो, चैनल पर मेरा अपलोड कर दिए, कम से कम 3 से 4 वीडियो होगा एकदम बेसिक से। जो 9th 10th अभी तक मतलब केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके लिए ये वीडियो प्रॉपर, और ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सब रिएक्शन कैसे होता। उस मतलब अगर बेसिक से क्लास करते आ रहे होगे तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हालांकि ऑफलाइन वालों को समझ में आया ना, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस सबको समझा थक चुके हैं भैया। रिवीजन करो, याद करो, रिवीजन करो, याद करो, लेकिन किसी को कुछ समझ में आने वाला ही नहीं। हमेशा इस सबको बोलेंगे कि भैया देखो, तुम सबको यहाँ पर हम याद करवा देते हैं, बस तुम सबको करना क्या है, सिर्फ दिमाग में ये सोचना कि हम क्या पढ़े थे, बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी सबको टाइम नहीं है। अगर खाली बोलेंगे भैया ये चीज याद है, हाँ सर याद है, तो बोलेगा वो फॉर्मूला का नाम, तो हम बोलेगा, अब मुंह से करके फाड़ के देखेगा। जब बोलेंगे H2, हाँ SO4, लास्ट में खाली SO4 बोल देना है। फिर बोलेंगे HNO, अच्छा O के बाद 3 था, 3 बोल देना, बस यही याद है, बस 3 2 यही याद है, बाकी बात कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। और ये सब भी रिएक्शन कैसे होगा, अभी सबसे पूछ लेंगे तो मुंह फाड़ देगा, भैया हमको कुछ पता ही नहीं। यहाँ पर 2 कैसे आया, यहाँ पर NO3 कैसे आया, यहाँ पर Cl2 कैसे आ गया, यहाँ पर N की जगह 2 कैसे आ गया, ये हाइड्रोजन बाहर कैसे निकला, ये सबको कुछ पता ही नहीं। अच्छा, कौन अभिक्रिया का प्रकार है, ये सभी जो कि हम पढ़ाए हैं पहला चैप्टर। अभी हम बोले विस्थापन अभिक्रिया, तो ये सब बता भी सकता क्या सर, यहाँ पर अगर पूछ लेते सबको कौन अभिक्रिया, तो बोलता, मुंह फाड़ देता ये का क्वेश्चन पूछ नहीं, तो कभी पढ़ाए नहीं है। सीधे बोलेगा कभी नहीं पढ़ाए हैं, ये नहीं बोलेगा याद नहीं, कभी पढ़ाए ही हम नहीं। ऐसा ऐसा यहाँ पर कांड हो रहा है भैया, आप कर ही क्या सकते हैं। तो ये सब रिएक्शन क्या है, इजी। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। अगर अच्छी तरह से याद भी होगा, तुमको रिवीजन अगर किए होगा, सबको क्लास रिवीजन किया होगा, अगर याद होगा तो ये सब इजीली क्या रहेगा, समझ में आ रहेगा, कहाँ से 2 आ रहेगा, कहाँ से 4 आ रहेगा, कहाँ से क्या रहेगा। यहाँ पर देखो Al2NO3, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर जो हम किए हैं Al अल्युमिनियम को रिएक्शन करवाया नाइट्रिक अम्ल से, हम यहाँ पर लिख दिए AlNO3, ये सब मान भी लिया। ऑनलाइन वालों, अगर तुम सब शुरू से कर रहे हो मेरा क्लास, तो पक्का तुम नहीं मानोगे, बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एल्युमिनियम का संयोजकता पहले तो किसी का पता है, मतलब एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता, ये भी किसी को याद नहीं होगा। 12 होता, कितना होता बता, फिर कैसे बोल रहा था 12, हम बोले ना किसी को कुछ नहीं याद है। क्लास बेसिक से स्टार्ट से सब कर रहा है, लेकिन किसी को याद नहीं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता 13, अब इसका संयोजक करेंगे 2 8, और लास्ट में क्या जाएगा 3, तो इसका संयोजकता 3 है, इसलिए AlNO3 × 3 ये होगा। पर किसी को कुछ मतलब क्या है, रहने दो, पढ़ो ही मत, हमको क्या करना। तो ये है इसका क्या रिएक्शन, यानी कि जितना भी धातु है वो कोई भी अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा, तो भैया क्या बनाएगा, हर हाल में हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाएगा, कोई भी धातु उठा लो, तो उसका हमेशा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये सबको बोलते हैं भैया लवण, क्योंकि लवण के बारे में अभी तुम सब नहीं पढ़े हो, इसीलिए लवण को पहचान नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरा मान
जैसे कि यहाँ पर अभी लिख देंगे HCl H2SO4 HCl NO3 CH3COOH ये सब बोल देंगे, तुम सब क्या बोलोगे, ये लवण है। तो सेम उसी तरह हमें याद है कि NaCl ये क्या है, लवण है, ये भी क्या है, लवण है, ये भी क्या है, लवण है। तो तुम भी क्या कर लेना, मान लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ में लिखेंगे कि यदि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया धातु से कराई जाए, धातु से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाए तो लवण बनता है तथा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता। और ये टोटल के टोटल समीकरण भी लिखना है, तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा यदि जिंक की अभिक्रिया, क्या बोल देगा, यदि जिंक की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाए तो क्या होती है। तो जिंक यहाँ पर क्या है, Zn, यहाँ पर जिंक को ले लेंगे और HCl या H2SO4 या तो किसी से HNO3 से किसी से भी रिएक्शन करा के तुमको क्या कर देना, लिख देना। नहीं तो हिंदी में भी लिखना कि यदि जिंक की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो जिंक अम्ल से जुड़े हाइड्रोजन को विस्थापित कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नहीं वो सब समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ लिखना है जिंक को यदि अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस बनाता है तो हाइड्रोजन गैस है तो भैया ये उड़ जाता है हवा में। समझ में आ रहा है बात की नहीं, समझ में आ रहा है भैया, अच्छा से। अब देखो तुम सबको ऑनलाइन वालों, अगर तुम सब याद कर रहे हो तो तुम फील करना, प्राउड फील करना कि भैया हमें याद है। पर ऑफलाइन वाला से एक चीज बताओ, कितने लोग को कार्बोनेट का फॉर्मूला याद है? कार्बोनेट की संयोजकता कितना होता, मतलब कितना होता, हाथ उठाने में सब उठा दिया, कहाँ थे, पर पूछे क्या होता, किसी को याद नहीं। कार्बोनेट का फॉर्मूला था CO3, क्या था, CO3। अब इसका संयोजकता किसी से पूछ लेंगे तो कोई नहीं बताएगा। तो अब अगला जो है फोर्थ में हम यही पढ़ेंगे कि यदि अम्ल की अभिक्रिया, किसका, अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट से करा दिया जाए तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट से, किसे, धातु कार्बोनेट से। देख थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या कि धातु कार्बोनेट से यह अभिक्रिया कराना या किसी और से, जस्ट एक मिनट, हाँ धातु कार्बोनेट से ही हमें कराना, ठीक है, धातु कार्बोनेट से कराना है। जैसे कि मान लो धातु कार्बोनेट किसको बोलते हैं, तो देखो CO3 क्या है, कार्बोनेट, CO3 को क्या बोलते हैं हम सब, कार्बोनेट। इसका संयोजकता कितना था, -1 ही होता, हाँ जानते पूरा अच्छा से। रुक जा एक मिनट, नहीं सॉरी 2 होता है, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, 2 CO, ठीक है, कितना था, -2, कितना था, -2। अब देखो बोलेगा सर जी आपको भी याद नहीं, अरे बाबू एगो यहाँ पर CO4 भी होता है जिसका संयोजकता 3 होता है शायद, तो यही दोनों में हमको हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जिसको हमेशा क्या करते हैं, दूर करते हैं। और बहुत बार हम कभी कभी याद किए लेकिन फिर भी मेरे को ये कंफ्यूजन हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला था, बहुत, जब सबको याद करोगे तुम तो 10th में खाली पढ़ रहे हो, तो तुमको थोड़ा सा दे रहे हैं तो फिर भी तुमको ये हाल है। और हम इंटर BA BSc कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन में सबसे ज्यादा संयोजकता हमको याद करना पड़ता, सबसे ज्यादा, उसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है, बाकी बात ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करवाना, अभी इसका अभिक्रिया, अम्ल का अभिक्रिया किसे करवाना, अम्ल का अभिक्रिया कराना धातु कार्बोनेट से, किससे, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट क्या सर जी, ये धातु कार्बोनेट तो मतलब कार्बोनेट तो रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, धातु, जैसे कि ZnCO3, ये क्या है, धातु कार्बोनेट, क्योंकि एक तरफ धातु है दूसरी तरफ क्या है, कार्बोनेट है, यानी कि जिंक CO3, जिंक CO3। और इसका लिख सकते हैं Na2CO3, जैसे कि मान लो कार्बोनेट का भी किसे करवाना है, सोडियम से, Na प्लस में CO3 -2 होता है, इसका 1 होता है, इसलिए बनेगा Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। अच्छा हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इससे पहले जो हम अभिक्रिया बताए थे कि अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से कराया जाए तो हम करवाए थे जिंक को HCl से, करवाए थे ना, हाँ। HCl से, तो शायद उसमें हम लग रहा लिख दिए थे ZnCl प्लस में H2, हाँ। मेरे को लग रहा है अगर पीछे वीडियो करके देखो, लेकिन यहाँ पर हो गया गलत, क्योंकि जिंक का संयोजकता कितना था, +2, तो इसीलिए होगा ZnCl, थोड़ा सा कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मुझे याद आया कि फील हुआ कि हाँ पीछे हम थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर गलत कर दिए थे,
अचानक आ जाए तो, ठीक ना। तो ये चीज भी थोड़ा सा जाकर वहां पर क्या कर लेना, सुधार लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट मतलब ZnCO3, मतलब एक तरफ धातु रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, कार्बोनेट। Na2CO3, CaCO3, ये सब जो है ये क्या है, धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट नहीं, धातु कार्बोनेट। अच्छा, इसको अगर नाम बोलना है तो जैसे कि जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यही बोल सकते हो। एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो यही चीज बोलना है। और टोटल को जब एक साथ बोलना है तो धातु कार्बोनेट। जैसे कि बोलेंगे लड़का, तो लड़का मतलब सब, लड़के मतलब सब, लेकिन किसी एक का नाम ले, मान लो रोहित, ये अलग, तो एगो पर्सनल का हो गया। तो मतलब ये सब क्या है, सबको अगर एक साथ मिलाएंगे तो धातु कार्बोनेट। अब किसी का एक का नाम लेना चाहिए, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर तुम्हें सब कुछ याद होगा, नाम याद होगा, संयोजकता याद होगा, तो लिख के रख लो, ये चीज तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका भी क्रिया किससे करवाएंगे, अम्ल से, HCl से करवा दो, किसी से भी करा दो, इसको भी HCl से करवा दो, कोई एक लवन ले लो, उठा के क्या कर दो, करवा दो। अब जैसे ही करवा देंगे तो क्या करेगा, इसमें किसका निर्माण होगा, याद रखना दो चीज का, एक लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से बोल देते हैं, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, तो एक तो लवण बनता है, प्लस में जल बनता है, और CO2 बनता है। समझ में आ रखना। जैसे कि यहीं पर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ZnCl, क्या बन जाएगा, ZnCl2, और क्या बनेगा, H2O और प्लस में CO2। यहीं पर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो पहले नंबर एगो तुम लवण बना लो, Na और प्लस में Cl। हालांकि तुम्हें अभी लवण के बारे में नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, कि लवण क्या होता है। तो अभी अम्ल, भस्म तथा लवण, लवण के बारे में पढ़ेंगे, कम से कम 10-15 लवण रहेगा। जैसे कि नमक, NaCl है ना, एक प्रकार का क्या है, नमक है। NaCl एक प्रकार का क्या है, नमक है। ये सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ, यानी कि NaCl, प्लस में अपने मन से लिख दो ना, H2O प्लस में CO। बस तुम्हें सिर्फ ये दिया। अब यहाँ पर CaCl2, यहाँ पर ये खाली बन जाएगा, यही लवण है, CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO। भैया हमें नहीं याद रखना कि भैया H करने जाकर मिला करना H2O, भैया कोई दिक्कत। अगर आप पूछना ही क्वेश्चन में है तो ये क्लोरीन किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, एगो ऑक्सीजन के साथ, और बचेगा CO2। अब बोलेगा तुम सब सर, अच्छा तुम सबसे क्वेश्चन पूछेंगे ये किस अभिक्रिया का प्रकार है, बोलेगा सर ये प्रतिस्थापन, चाहे विस्थापन, यही ना बोलेगा। लेकिन ये द्वि विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, क्लियर। तो ये भैया अम्ल तथा धातु को कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें ये याद कर लेना, ठीक ना। क्या याद कर लेना, पांचवा में क्या याद कर लेना कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण होता है, भैया यही याद कर लेना। ये चीज अगर नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में पूछ लेगा, यदि जिंक कार्बोनेट, क्या बोलेगा, जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट डायरेक्ट बोलेगा, धातु कार्बोनेट बोलेगा, धातु की जगह क्या दे देगा, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक एक धातु है, तो इसका मतलब ये धातु कार्बोनेट का है। तो बोलेगा जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से कराई जाए तो किसका निर्माण होगा, तो पहले नंबर लवण, जल, जैसे कि वो करवा लेते हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का अभिक्रिया किसी H2SO4 के साथ करवा दो, H2SO4। तो भैया ZnSO4 एक साथ चला जाएगा, ZnSO4 एक साथ चला जाएगा, और H2O प्लस में CO। तो यही लिए बोलते हैं ये सब रिएक्शन थोड़ा सा खाली प्रैक्टिस करोगे, अगर स्टार्टिंग से कर रहा होगा तो ये भी दिक्कत तुमको नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करता होगा तो, खाली ट्यूशन में आकर क्लास कर लेना नहीं होगा। जो चीज हम जितना पढ़ाएं उसको अगर तुम बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा, बढ़िया से याद किया होगा, तो ये चीज इजीली समझ में बनेगा। नहीं तो फिर संयोजकता याद नहीं तो फिर ये कहां समझ में आएगा, तो फिर क्या समझेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, जिंक कार्बोनेट को अगर किसी अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, मान लो HCl अम्ल, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या निर्माण होगा। तो भैया लिख देना समीकरण, लिखना कि जिंक सल्फाइड, जल और
कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। चाहे जिंक सल्फाइड को तुम डायरेक्ट लवण ही लिख सकते हो कि भैया ये क्या है, लवण है। लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अच्छा, अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछेंगे, अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, तो याद रखना अम्ल को जल में घोलने पर, अम्ल को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब जब अम्ल को जल में डालोगे तो वहां पे क्या होगा, ऊष्मा, क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। जैसे कि मान लो एक गिलास है जिसमें अम्ल भरा हुआ है, इसमें एसिड है HCl, और इसमें क्या किया, हम जल डाल दिए। जैसे तुम जल डालोगे, फटाक से बहुत सारा विस्फोट होगा, वहां बहुत सारा टेम्परेचर का वहां पर, जैसे कि मान लो एक तरह से तुम सब घर में कभी खाना उना बनते देखा होगा, मान लो पूरी छना रहा घर में, क्या छना रहा, पूरी, तेल पूरा एकदम क्या है, गर्म है, उसमें पानी डाल दो, जैसे ना फनफनाने लगता है, देह पर पड़ जाता है, लहरता है, एकदम जल जाता, उसी तरह से अम्ल में भी होता है, क्या था, अम्ल में। और यहाँ पर बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न होगा। और ज्यादा अम्ल यदि, जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास बड़ा सा क्या है बर्तन है, बड़ा सा क्या है बर्तन है, इतना बड़ा, और उसमें क्या करो 5 kg डायरेक्ट अम्ल डाल दोगे, तो इतना फिक्स रखो कि यहाँ आसपास कम से कम दिखियो कोई मत, कम से कम 10 मीटर आसपास दिखियो नहीं तो ये क्या करेगा, पूरा अवनाक कर देगा, पूरा विस्फोट होगा, यहाँ पे क्या होगा, विस्फोट होगा, और बहुत सारा गर्मी यानी कि धुआं उत्पन्न वहां पे करेगा, और टेम्परेचर मतलब हाई लेवल का वहां हो जाए। इसीलिए वैज्ञानिक कहता है कि याद रखना, तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो पूछेगा भैया, ये तो अंतर है। एगो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ बाबू कि अम्ल में जल को घोलना चाहिए या नहीं, तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, कभी नहीं घोलना चाहिए। लेकिन मान लो मनमानी करने का मन किया, मनमानी, अब तुम्हारा मन है जबरदस्ती, इस हम पानी में क्या करेंगे, अम्ल को घोलेंगे, मान लो जस्ट तुम्हारा मर्जी है कि पानी में हमको अम्ल घोलना है, तो एक शर्त है घोलने का, तुम भैया क्या करो, बर्तन लो, जितना बड़ा पानी रखना है रख लो, जितना पानी रखना है रख लो, ये देखना बर्तन में क्या होना चाहिए, पानी, और अम्ल को धीमे धीमे, क्या, धीमी गति में डालना, दम बहुत बूंदे बूंद, थोड़ा थोड़ा, ताकि ज्यादा विस्फोट ना हो, तो उससे क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, ध्यान से सुनो, अम्ल को जल में जैसे कि जल को अम्ल में घोलना चाहिए या नहीं, जल को अम्ल में, मतलब ये बोलना चाह रहा है भैया, एक टोकना ले लो तुम अम्ल, और उसके बाद जल घोलना चाहिए कि नहीं, आंसर है नहीं, जल में घोलना चाहिए अम्ल को, और वो भी धीमे धीमे, समझ में आया कि नहीं। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जल को अम्ल में घोलना चाहिए, ना कि अम्ल को जल में, ऐसा क्यों, मतलब जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, अम्ल को जल में डालना चाहिए, वो भी धीरे धीरे, ऐसा क्यों, तो भैया सिंपल है कि जल को जब अम्ल में डालेंगे तो यहाँ पर विस्फोट होने की संभावना ज्यादा होती है, और अम्ल को यदि जल में डालेंगे, वो भी धीमी गति से, धीमी मात्रा में, तो वहां पर विस्फोट होने की चांसेस बहुत ही कम है। इसीलिए अम्ल को जल में घोलना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ठीक ना। अच्छा, वो हम क्वेश्चन लास्ट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे, उसका आंसर भी तुमको क्या करेंगे, लिख देंगे। और तुम सब अंतर पढ़ना चाहते तो बहुत मेरे साथ अंतर है। अच्छा, इसका जलीय विलयन, इसका जैसे मान लो एक गिलास ले लिया, इसमें जल डाला था, इसमें अम्ल क्या कर दिया, घोल दिया। अब जैसी बाबू तुम बताओ, ये जल है ये क्या है, जल है, इसमें मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या घोल दिया। अब जैसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुलेगा, तो तुमको शुरू में पढ़ा था कि जैसी अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलेंगे तो ये कौन आयन देगा, H+ आयन, क्या देगा, H+ आयन। तो यानी कि पहले ये पानी था, क्या था, पानी, लेकिन अब इसमें पूरा आयन भर जाएगा, क्या भर जाएगा, आयन। तो भैया याद रखना, मान लो ये गिलास है शुद्ध पानी, क्या, शुद्ध पानी, तो इस तरफ करंट डाल दो, क्या डाल दो, करंट। अब पानी में अंगुली डालोगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये शुद्ध जल है। क्यों, ये क्या है भैया, शुद्ध जल है। शुद्ध जल अणु का होता, किसका होता, अणु का।
क्योंकि यहाँ पर H2O होता है, क्योंकि भैया तुम सब अणु के बारे में पढ़ाइए, अणु के बारे में पढ़ाइए। H2O क्या है? अणु। क्या है? अणु। हालांकि दोनों तत्व अलग अलग है, इसलिए क्या है? अणु। तो भैया ये अणु है, इसलिए इसमें करंट प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें नमक डाल दोगे, क्या हो जाएगा? नमक। तो इसमें NaCl क्या जाएगा? घुल के टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा और Cl क्या जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये प्लस में अपन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये माइनस में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों पास क्या हो जाएगा? आयन उत्पन्न, आयन उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ये जल क्या हो जाएगा? आयनिक, यानी कि पूरा जल क्या हो जाएगा? आयन। क्या हो जाएगा? आयन। आयन का मतलब होता है इसके अंदर में हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन इसमें हो जाएगा। तो आयन में याद रखना करंट प्रवाह होता है। अब तुम इसमें तार डाल दो, इधर से अंगुली डालो, तो तुमको झटाक से क्या लगेगा? करंट। इसीलिए तुम सब देखता अर्थिंग में पानी देने के लिए बोलता है नमक पानी को घोलकर। क्यों? क्योंकि नमक पानी को घोलेंगे तो पानी हो जाएगा आयन, उसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा? आयन, जो करंट को क्या करता है? तेजी से इधर से उधर ले जाता है। जैसे कि मान लो ये तार है, ये तार में करंट क्यों बहता है? इस मार्कर में क्यों नहीं बहता? क्योंकि इसमें आयन नहीं है, और ये जो तार है इसमें आयन होता है, तो इसीलिए इसमें करंट प्रवाह होता है और इसमें नहीं होता। बात समझ। खाना हम मुंह से क्यों खाते हैं, नाक से क्यों नहीं खाते भैया? दोनों का मुंह एक जगह जरूर रहता है। तो सिंपल यहाँ भैया कि नाक में चबाने का शक्ति नहीं था और अंदर टानने की शक्ति उतना नहीं। अब उतना बड़ा हॉल भी नहीं, छेद भी नहीं होता भाई, इसमें चबाने वाने की शक्ति नहीं, इसमें लार उर नहीं होता। और मुंह में भैया हमारा चबाने वाने की शक्ति पावर है, जिसमें भोजन को कुचला भी जाता है और लार ग्रंथ की द्वारा से भोजन को चिपचिपा भी बनाया जाता है। बोले तुम। तो भैया वही हो गया कि भाई तार में करंट क्यों जाता है? तो आयन होता है, इसमें क्यों नहीं जाता? इसमें आयन नहीं होता। तो इसलिए अगर शुद्ध जल लेगा तो उसमें आयन नहीं होता, क्या था? अणु। और जैसे उसमें नमक घोलेंगे तो क्या जगह? आयन। जहां पर भी आयन है वहां पर करंट प्रवाह होगा। तो देखना, तो लिखिएगा इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, विलयन जलीय विलयन मतलब समझता है ना? मतलब अम्ल को पानी में घोल दिया था, उसको बोलते हैं जलीय विलयन। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का, विद्युत मतलब करंट लाइन, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब सुचालक होता है, जिसमें करंट चल सकता है उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। जैसे कि तार, तार भी क्या है? सुचालक, क्योंकि इसमें करंट चलता है। तो ये तुम्हारा किसका भी भैया, किसका अति गुण? अम्ल का गुण। किसका गुण है? अम्ल का। तुम चाहो तो इसे याद भी कर लो, नहीं तो भैया नहीं चाहो तो तुम भैया आराम से बैठे रहो। तुमको कौन बोल याद करने के लिए? क्या ही कर लोगे पढ़कर? क्या करो, आराम से बैठे रहो। खाली बोलेंगे H2 तो लास्ट में बोल देना 4, बस। लास्ट बोलेंगे भैया अम्ल का गुण अम्ल का गुण बोले तो बोलेंगे इसका स्वाद, इसका स्वाद, तो लास्ट में बोल देना खट्टा होता है। नहीं, खट्टो नहीं याद रहेगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर पूछ दिया कि भैया यदि अम्ल की अभिक्रिया, यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराया जाता है तो क्या होता है? मुंह फाड़ना। और हम बोल देंगे फिर लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड, तो लास्ट में तुम बोले ना बनाता है, चाहे बनता है। बस वही तो करना है, और कुछ करना ही क्या, बस इतना कर देना। ठीक ना? जैसे अगर पूछ ले कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाए तो क्या होता है, तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन, तुम बोल देना गैस उत्पन्न करता है। खत्म। गुरु चेला मिलके ढकेला, ढकेला किसको? ढकेला जिंदगी को पीछे की ओर। और कुछ नहीं करना। करना ही क्या है? पढ़ लिख कर करोगे क्या? जिसके पास कोई अभी क्या ही बताएं बिहार, चलो स्क्रीनशॉट मान लो। यहाँ के बच्चे के पास अभी कोई सेंस ही नहीं कि पढ़ लिख कर क्या करना है, क्यों पढ़ना है। बस मम्मी पापा के डर से मजबूरी में बेचारा पढ़ने आ रहा है, यही बहुत काफी है। अब क्या पढ़ेंगे? एक तरफ दूसरी तरफ हम भस्म की अभिक्रिया, भस्म की अभिक्रिया। भस्म की अभिक्रिया, ओ भस्म का गुण रे, भस्म का गुण। इसका स्वाद क्या था? कड़वा। कड़वा होता, कड़वा होता। इसे जल में घोलने पर, इसे जल में घोलने पर OH आयन उत्पन्न करता है। ठीक ना? ये भी विषैला और तीव्र नाशक होता है। ये भी मतलब बहुत खराब भी बनता, खतरनाक भी होता है। विषैला और तीव्र नाशक, तीव्र नाशक होता है। ठीक ना? अच्छा, इसे जल में आसानी से घोला जा सकता है। चाहे मान लो इसे धातु से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कर, इसे धातु से अभिक्रिया कराने पर, धातु से अभिक्रिया
कण पर H गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता। अच्छा, इसका कार्बोनेट उर्बोनेट डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता। 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? इसे जल में आसानी से घोला जाता है, इसे जल में घोलने पर कोई गैस उत्पन्न नहीं होता। इसे जल में आसानी से घोला जा सकता है, आसानी से घोला जा सकता, घोला सकता। जैसा तुम सब कर रहे हो वैसा ही करेंगे, हम भी लिख के चले जाएंगे, तुम सब अपना याद करना। ऐसे याद कराते, अब तुम सब बताओ कैसे याद करें? याद करा भी देंगे फिर भी नहीं याद करता तो क्यों याद करा? इसे जल में आसानी से घोला जाता, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसे यह अम्ल से अभिक्रिया कर उदासीन कर देता है, यह अम्ल से अभिक्रिया कर उदासीन कर देता। क्लियर? और इसका जलीय विलयन, अब इसे भी जब जल में घोलते तो OH आयन उत्पन्न करता, तो आयन मतलब करंट का सुचालक। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो तुमसे एग्जाम में हो सकता है ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ ले। कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अम्ल भस्म तथा लवण में अम्ल तथा भस्म में क्या लिखे? अंतर, भस्म में अंतर लिखना। तो एक तरफ लिखना है ऐसे अम्ल और दूसरे तरफ लिख देना ऐसे भस्म, और बीच में लाइन, और जितना गुण लिखा है 8 गुण ने, 5 गुण लिख देना, फिर 5 गुण इधर लिख देना, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। या तो सिर्फ बोलेगा कि भस्म का गुण लिखे तो भैया ये जितना तुमको मर्जी होगा, अगर 2 गो बोलेगा 2 गो लिखना, 4 गो बोलेगा 4 गो लिखना, 5 6 7 8 गो लिखा, भैया जितना बोलेगा तुमको वो। अगर तुम सब सही से चलता तो आज इसको हम याद करवा के जाते हैं, और इस तरीका से लिखते तो कि तुम सबको लगता भी कि हाँ सर, लेकिन ये तुम सबका सजा है, ये तुम सबका सजा है, ठीक है। अब कल बताएंगे, अगर तुम सब सजा भुगत लेगा, ये तुम्हारा सजा है कि तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिसको जो अच्छा साथ कहने तो बोलेगा सर जी मुझे क्यों तोड़ा? अब 100 बच्चा में से 60 को गलत है तो 40 को बीच में पिटाता ही, भैया 40 को लपटाता ही है। हाँ, थोड़ा सा सब्र करो, तुमको हम कल बता देंगे कि कैसे इसको याद करने का तरीका है, लेकिन ये सबको आज सजा है, कल इस सबको हम पूछेंगे और डंडा सो फट जाएंगे। अब कुछ इसके बारे में हम नहीं बोलते, सिर्फ लिख दिए छोड़ दिए, और रिएक्शन भी हम इस सबसे पूछेंगे, और तुम सबको हम कल बता देंगे कि इसे कैसे याद करना है इजीली, ठीक है। तो ये पूछेगा अम्ल भस्म तथा लवण में अंतर। हम क्वेश्चन यहाँ पे दे ही देते हैं, 2 क्वेश्चन। अम्ल तथा भस्म में अंतर लिखें, ये सब के लिए अंतर लिखें। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को क्यू से लिखा जाता है तो इसीलिए क्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 2, क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन क्या 2। लिखना क्या? अम्ल को जल में घोलना चाहिए, जल में घोलना चाहिए, घोलना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तुम्हारा क्वेश्चन। बोले कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, मतलब जल यहाँ ले लो, जल यहाँ ले लो, और अम्ल इसमें बारी बारी से डालते जाओ, धीरे धीरे आराम से। तो भैया ऐसा ही करना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? भैया उसमें खतरनाक विस्फोट। अब चलो भाई बताएंगे नहीं, इस सब का आंसर तुम्हें कल, तुमको सबको कल लाना होगा। क्लियर? तो ये था तुम्हारा अम्ल भस्म तथा अम्ल भस्म का गुण। लवण तो अभी पढ़े ही, ठीक है। चलो भैया अब आगे चलते हैं, और अब पढ़ते हैं अम्ल का प्रकार। अम्ल का क्या पढ़ेंगे? प्रकार। मतलब अभी अम्ल भस्म के पढ़ ही रहे थे, अब अम्ल का प्रकार पढ़ेंगे, और भस्म का भी क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। अम्ल देखो भैया 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितना प्रकार के? 2 प्रकार। इसका वजह है, अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल,
परबल अम्ल। इसे हम सब मजबूत अम्ल भी बोलते हैं, मजबूत अम्ल, ठीक है। ऐसे बोलते। एक होता दुर्बल अम्ल, क्या था? दुर्बल, जिसे कमजोर अम्ल भी बोला जाता है, कमजोर, चाहे कम पावर का अम्ल बोल सकते हो, कम खतरनाक होता है ये सब, कमजोर अम्ल भी से बोल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा सर जी कि प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं? तो भैया वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, अम्ल जो जल में घुलने पर, जल में घुलने पर पूर्ण रूप से H प्लस आयन, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता, मतलब जो मजबूत अम्ल होता है, चाहे खतरनाक अम्ल होता है, उसे जब जल में घोलोगे तो वो पूर्ण रूप से क्या जाएगा, घुल जाएगा और H प्लस आयन उत्पन्न। समझ में आ रखने? ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि परबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में आसानी से घुलकर H प्लस आयन उत्पन्न करता है, चाहे पूर्ण रूप से H प्लस आयन देता है, ठीक ना। एग्जाम्पल में सर जी कौन कौन है परबल अम्ल? तो याद रखना HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? देखो लास्ट में बोला ना, सब आवाज तुम्हारे पास भी जा रहा, हम बोलेंगे HNO, लास्ट में बोलता होगा 3, H2SO लास्ट में बोलेगा 4, बस यही। और HCl में कोई कुछ बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि HCl में 2 है ही ना, है ना, तो 1 बोलना है ना तो 2 ही बोलना। अगर इसमें भी रहता HCl2, लास्ट में सब बोलता 2, ठीक नहीं। तो ये सब कौन सा अम्ल है? जान रहा है? एक चीज बताएं देखो, अब बोलेगा सर जी आज तो लपेट रहे सबको, लपेट नहीं रहे हैं। देखो अब एक कहानी बताते हैं। यहाँ पर कुछ लड़की भी है, कुछ लड़का है, और बेचारा लड़का बोल ही रहा है और लड़का दूसरा रहा, लड़का का बेइज्जती हो रहा है, लड़की उसका मुंह देख रही है, बेचारा बेइज्जती हो रहा है। वो कुछ तो बोल रहा है, बेचारा बेइज्जती हो रहा है, ये सब तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अब इसको हम क्या करें? ये 2 तक ये ना तो 4 भी बोल रही है, ना तो 3 बोल रही है, ना ही 1 बोल रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। क्यों हम बेइज्जत हैं भैया? हमको क्या लेन देन है, ठीक ना। तो परबल अम्ल तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भैया ऑब्जेक्टिव में देगा निम्नलिखित में से कौन सा परबल अम्ल है, याद रखना ये तीनों में से जो रहेगा वो। अच्छा, दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल, लिख देते हैं वैसा अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से H प्लस आयन नहीं उत्पन्न करता। एग्जाम्पल में लिख देते हैं H2PO4, CH3COOH, और क्या हो जाएगा H2SO7। ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। ये चीज परबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर, परबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर। तो ये तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा परबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल। ये तो ऐसे बोलेगा कि भैया जब अम्ल जल में पूरी तरह से घुलकर H प्लस आयन उत्पन्न करता है उसे कौन सा अम्ल कहेंगे? परबल। और जो कम मात्रा में करता है उसे, मतलब ये आसानी से नहीं घुलता और कम मात्रा में H प्लस आयन देता है, ये अच्छा देता है। सेम उसी तरह से भस्म का भी 2 प्रकार है, परबल भस्म और दुर्बल भस्म। बस चेंज तुम सबको क्या करना है, परबल भस्म में लिखना वैसा भस्म जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से OH माइनस आयन देता हो, OH माइनस आयन देता हो, और ये OH माइनस पूर्ण रूप से नहीं देता। तो मतलब सेम टू सेम है, खाली बस कुछ चीजें चेंज करना। तो क्या तुम कर लोगे? क्लियर? समझ में आ रखना है। अब इसी में क्या कर लेते हैं, भस्म के बारे में थोड़ा सा। भस्म के भी क्या पढ़ते हैं? 2 प्रकार। भस्म 2 प्रकार के होता है, परबल भस्म और ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख लेंगे NaOH, NaOH 3 कहाँ से लिखा है? हम खाली ब्रैकेट देते हैं तो 3 फट दोना बोल दिए। NaOH KO, ये सब कौन सा अम्ल है? तो कौन सा भस्म है? जो जल में घुलने पर
वैसा भस्म OH। अच्छा इसका इसका क्या होगा तो तुम सबको पता होगा क्या, बता दो। CaOH ट्वाइस AlOH, ये सब क्या है, दुर्बल भस्म। क्या तुम लिख पाओगे? अरे लिख पाओगे? कर पाओगे? एगो बिलियन के आधार पर पूछेगा, क्या बिलियन के आधार पर, जैसे कि पूछेगा सांद्र विलयन, सांद्र अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल पूछेगा, तनु अम्ल, तनु और सांद्र अम्ल ये भी पूछेगा। मतलब अम्ल फिर दो प्रकार का होता है, किसके आधार पर, बिलियन के आधार पर। ये सब ओकर अति के प्रकार था, उसका शक्ति पर यानी कि उसका पावर के आधार पर दो प्रकार था, कौन बेसी पावर का, कौन कम पावर का। और ये जो तनु अम्ल है वो बिलियन के आधार पर है, ठीक है। अब बताओ भैया, यदि पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा तो सांद्र और कम तो तनु, मतलब तनी मनी, याद रखना, तनु मतलब तनी मनी, यानी कि जल में जब तनी मनी अम्ल घुला हो, मतलब कम मात्रा में अम्ल घुला हो तो तनु अम्ल, मतलब वैसा विलयन, क्या वैसा विलयन, यानी कि वैसा पानी, मतलब जब पानी में, ऐसे लिखना तुम सबको जैसे हम बोल रहे हैं कि जब पानी में कम मात्रा में अम्ल घुला हो तो तनु अम्ल कहलाता है। और जब पानी में ज्यादा मात्रा में, यानी कि पानी से भी ज्यादा, पानी से ज्यादा, अरे बोलेगा सर जी कैसे घुलेगा, आराम आराम से घोलेंगे, धीरे धीरे घोलते जाएंगे, ढेर घोल देंगे। यानी कि पानी 1 kg है तो भैया अम्ल भी 1 kg घोल दो, बराबर हो गया, तो भैया सांद्र हो गया यार। समझ में आया कि नहीं? यानी कि बिलियन में अम्ल की मात्रा कम हो तो तनु अम्ल, और ज्यादा हो तो सांद्र। इसी तरह से तनु भस्म और सांद्र भस्म, हालांकि इस भस्म में नहीं होता, खाली, ठीक ना। तो तनु अम्ल में लिख देना कि वैसा विलयन जिसमें तनु अम्ल की मात्रा कहाँ कम है और इसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो भैया यही है तुम्हारा क्लास, और अम्ल भस्म की सारी जो होता स्टोरी हो चुका है खत्म। अब हम जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, लवण के बारे में, कि भैया ये लवण क्या होता है। तो याद रखना, जब अम्ल और भस्म को आपस में मिलाया जाता तो किसका निर्माण होता, लवण का। तुम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में तुम पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगर आज है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब भस्म को लवण के साथ मिला रहते तो क्या बन रहा था, सॉरी भस्म को यदि अम्ल के साथ मिला रहते तो क्या बन रहा था, लवण। तो भैया जैसे कि मान लो एगो लेते हैं HCl, क्या ले लेते हैं HCl, ये क्या है अम्ल। एक ले लेते हैं भस्म, क्या ले लेते हैं भस्म, कौन लेता है, मान लो NaOH, तो इसका क्या होगा, Na किसके साथ चल जाएगा, Cl के साथ, तो रिएक्शन करके लिखा जाता है NaCl प्लस में H2O। तो ये जो है ना बाबू, यही है तुम्हारा लवण, क्या है लवण, यही तुम्हारा क्या है लवण। तो यही लवण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब अम्ल और भस्म को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनता है उसे ही क्या बोलते हैं हम सब, लवण। और कम से कम 10-15 लवण के बारे में पढ़ना, जैसे कि हम लवण NaCl के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन सा लवण के बारे में पढ़ेंगे। चलो भैया हमको आती नहीं है, एक बनाए KCl के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में KCl के बारे में, KCl के बारे में, संगमरमर के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, CaCO3 आधे CaCO, जिंक कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, आधे ना तुम सब। यही सब के बारे में हम क्या करेंगे कल, यानी कि लवण जितना ये दोनों चाहे ना उतना क्या होगा, एकल्य लवण। क्वेश्चन भी ज्यादा किससे पूछा जाएगा, लवण से। इससे तो जितना पढ़ाए उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फिर से बता देते हैं, भस्म और अम्ल दोनों क्या दो प्रकार के होते हैं, पहले प्रबल और दुर्बल। ज्यादा जल में घुलकर ज्यादा दिया तो प्रबल, कम दिया तो दुर्बल। फिर उसी तरह तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो सांद्र और कम हो तो तनु। तो क्लास का टाइम भी हो चुका है और अगली क्लास को मुझे पढ़ाना भी है, और तुम सबको थोड़ा सा बस एक ही चीज बोलेंगे, थोड़े से ध्यान से पढ़ो। और किस लिए पढ़ना, तो मतलब खुद से बात करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो खुद से बात कर कि भैया मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाई क्यों जरूरी है, हम पढ़ा के क्यों रहे। मानते तुम सब कुछ जैसे कि कुछ बच्चा होगा मम्मी पापा के डर से पढ़ता होगा, जैसे कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, किताब उताब लेके जाते हैं, ट्यूशन में जाना ऐसे आराम से बैठा रहना, पढ़ना लिखना तो है नहीं। मम्मी को पापा को लगेगा भैया कि हम तो गए पढ़ने के लिए। पर थोड़ा सा ध्यान से सोचना, तो तुम एक तरीके से सोचना कि जिस उम्मीद से हमें मम्मी पापा पढ़ने के लिए ट्यूशन में बोला, क्या हम उस उम्मीद पर खरा उतरे हैं। आंसर होगा नहीं, तो मतलब तुम गलत हो। अगर आंसर है हाँ हम उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं,
तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम सही जा रहे हो। जस्ट तुम फील करो कि एक दोस्त, अगर तुम सब वो दर्द को नहीं समझ सकते हो ना, जैसे कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा ना कि हम इसको जिस लिए ट्यूशन भेजते हैं, चाहे जिस लिए इसको स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वो काम ये नहीं कर रहा है, तो समझ लो कैसा गुजरेगा। जैसे कि तुम सब क्लास 10th के हो, तुम सबको पता नहीं होगा, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तक तुम सब माँ बाप नहीं बनोगे, जब तक तुम सबको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन समझाने के लिए मेरे पास एक उदाहरण है, समझा देंगे आसानी से। जस्ट एक चीज करना कि मान लो तुम किसी दोस्त को, कोई दोस्त है, उसको तुम 100 या 200 रुपया दिया, क्या कि 10th में बहुत अगर 10th वाला बच्चा, तो उसके लिए 100-200 रुपया बहुत है, बहुत है। अगर कोई दोस्त को 100-200 रुपया दिया, वो मांगा भैया दोस्त देना 200 रुपया, चाहे 500 रुपया, तुमको हम 2 दिन के बाद लौटा दिए। अब 2 दिन के बाद तुमको अचानक काम लगा, अब तुम उसे मांगने गया, वो दिया ही नहीं। अच्छा मान लो कॉल कर रहा है, वो कॉल उठाया ही नहीं। एक बार उठाया तो भाई पैसा दे ना यार, अच्छा रुको 1 घंटा के बाद हम तुमको भेजते हैं। अब फोन उसको 1 घंटा के बाद करते रहो, वो दे ही नहीं रहा, चाहे सुन ही नहीं रहा, ना ही फोन उठा रहा। समझ लो तुम पर क्या, तुमको कैसा लगता। सेम उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे मम्मी पापा को लगेगा, अगर ये चीज तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगा। और तुम्हें लगता है कि ये चीज पता नहीं चलेगा, तो याद रखना रिजल्ट तक तो पता चल ही जाएगा। आज नहीं पता चल रहा, कल नहीं चल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए तुम सबको हमेशा बोलेंगे कि अपनी माँ बाप के सपने पर खरे उतरो, और जिस उम्मीद से आता, जिस मकसद से ट्यूशन कोचिंग जाता, कॉलेज जाता, उस मकसद को हम हमेशा कंप्लीट करो, ताकि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर परिवार वाला भी खुश रहो। तो आज के भाषण और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और पिछली वाला जो अभी जो लिखा है अम्ल भस्म के गुण, उसको अच्छी तरह से तुमको याद करना है। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।